नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीसीसी स्टडी पॉइंट के इस चैनल में। साथियों, आज से हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न आते हैं उसको हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं, विस्तार से, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग चैप्टर यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उसके विकास, रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हम लोग 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो साथियों, विश्वास रखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और रेगुलर अध्ययन करते रहें। चलिए साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम जो हमने प्रश्न लिया है वो है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भू निम्नीकरण अर्थात वहाँ के फसलों में उत्पादकता में कमी आई है, फसलों की उत्पादकता में कमी आई है, भू निम्नीकरण हुआ है। तो इसका मुख्य कारण क्या माना गया है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई पंजाब के भू निम्नीकरण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो वो है आपका लोहा, लौह अयस्क। अगर लौह अयस्क ना हो, लोहा ना हो, तो हम किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे, कल कारखाने, इंडस्ट्री इत्यादि को स्थापित करने में असमर्थ हैं, और हम किसी भी प्रकार की मशीनरी को बना नहीं पाएंगे, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को नहीं बना पाएंगे अगर लौह अयस्क हमारे पास ना हो तो। इसीलिए लौह अयस्क को उद्योगों की जननी माना गया है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो वो है एंड्रीन। एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा यानी रेगिस्तानी मिट्टी, डेजर्ट, इसका विस्तार भारत में सबसे अधिक राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न कि भारत में रेगिस्तानी मिट्टी यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो साथियों याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक है, और उसके इर्द गिर्द के राज्यों में भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि से आप क्या समझते हैं? सोपानी कृषि जिसमें सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ी बना करके खेती की जाती है, तो वो सोपानी कृषि कहलाती है। और ये हमारे भारत देश के उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर हम एक बार कोयले को इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग में ला लेते हैं, तो दोबारा वो उस स्थान पे नहीं बनने वाला है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। ये अनवीकरणीय है, दोबारा नया नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो आंसर होगा 19.27%। 90.27% पे भारत में 2001 में वनों का विस्तार था। प्रश्न संख्या 8, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। 65% जल की मात्रा प्राणियों के शरीर में पाई जाती है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पे बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति है, जिसके कारण इसे कहा जाता है नीला ग्रह। जब कभी भी हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जल का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। भारत में विभिन्न तरह की मृदाएं यानी मिट्टियां पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, अन्य मिट्टियां भी हैं जो क्या हैं, प्रमुख हैं। तो इसमें काली मृदा को स्थानीय भाषा में या दूसरा नाम उसका है रेगुर मृदा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे रेगुर मिट्टी, यानी रेगुर मृदा ही कहते हैं। अब काली मिट्टी है तो काली मिट्टी से संबंधित कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसका रंग काला होता क्यों है, तो इसका रंग काला लोहे और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसकी एक विशेषता है कि ये सूख जाए, यानी जब ये मिट्टी सूखी हो तो इसमें लंबी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और जब ये मिट्टी गीली हो जाए तब ये चिपचिपी हो जाती है। और काली मिट्टी में उगने वाला सर्वप्रमुख यानी सबसे प्रमुख जो फसल है वो है कपास। याद रखेंगे, काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाए जाने वाली जो फसल है वो क्या है, वो है कपास। कपास काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या है, वो है कपास। कपास काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, कपास काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाई जाती है, और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और वहीं कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न संख्या 12 यानी 12 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ गया है या बढ़ा है, तो वो है आर्सेनिक। हाल के ही अगर आपने न्यूज़ को सुना होगा तो आपने पाया होगा कि आर्सेनिक यानी संख्या में बढ़ोतरी के कारण, संख्या में बढ़ोतरी के कारण बिहार में आए दिन कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है किस तत्व के कारण, तो आर्सेनिक या संख्या के कारण। कहाँ बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है। ये एक अत्यंत चिंता का विषय है और ये आपके एग्जाम का भी विषय है, तो इसे याद रखेंगे। बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, आर्सेनिक का बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7%। बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, 7% पे वन है बिहार में। 14 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, या हम इसे मोर भी कह सकते हैं, मोर है। 15, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो वो होगा घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। 16, प्रश्न नंबर 16, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, वो है आपका पेट्रोलियम। जब कभी भी पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो सबसे ऊपरी परत यानी सबसे ऊपरी लेयर में आपको प्राकृतिक गैस मिलता है। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है, तो वो पेट्रोलियम के खनन से, और सबसे पहले मिलता है, सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस मिलता है, नेचुरल गैस। अगला प्रश्न 17, किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं, तो ये एक व्यक्ति है जिमरमैन। जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे अच्छा सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन सा है। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कोयले के बारे में। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें सबसे यानी अच्छा सर्वोच्च किस्म का जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइड है। कई जगह एंथ्रेसाइड भी आता है, याद रखेंगे आप, एंथ्रासाइड है। एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप चारों के नाम याद रख पाएंगे।
ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिन्स, एल लिग्नाइट और पी पीट। आप याद रखेंगे ए बी एल पी, ए बी लिपी ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये आपके 4 प्रकार के कोयले हैं। इसमें पीट आपका सबसे निम्न कोटि का कोयला है। इसमें 50% से भी कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। 50% से कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, अर्थात ये धुआं सबसे अधिक देता है और ताप बहुत कम देता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो हैं जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये कुछ प्रकार हैं जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी ने सबसे अधिक क्षेत्रों पर विस्तार पाया है। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? तो वैसी मिट्टी जिसने जल को ओढ़ लिया है। क्या याद रखेंगे? वैसी मिट्टी जिसने जल को ओढ़ लिया है, अर्थात वो मिट्टी कहाँ होगी? जल के ऊपर होगी या जल के नीचे होगी? जल को ओढ़ लिया है यानी वो जल के नीचे होगी, जल मिट्टी के ऊपर होगा, तो ऐसी मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। जल को ओढ़ लेने वाली यानी जल वाली, जलमग्न यानी आप समझ सकते हैं बाढ़ वाली मिट्टी है ऐसी। जलोढ़ को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बांगर और एक खादर। बांगर वैसी मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ है, यानी कभी बाढ़ आया हो और फिर दोबारा ना आ पाया हो, बांगर है। खादर वैसी जलोढ़ मिट्टी है जो नई जलोढ़ है, खादर। याद रखेंगे सबसे अधिक विस्तार पाने वाला मिट्टी जलोढ़ है और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। ये पुरानी जलोढ़ है और ये नवीन जलोढ़ है। प्रत्येक साल जहाँ बाढ़ आते रहते हैं, बाढ़ का पानी आता रहता है, वो खादर भूमि। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो साथियों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है और ये एशिया का, ध्यान से सुनिएगा, एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत का तो है ही, साथ में एशिया का भी सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में, एशिया का सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा यानी सन एनर्जी, सन से किस राज्य में सबसे अधिक एनर्जी मिल सकती है? तो वो है राजस्थान। वहाँ सन की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा की संभावनाएं सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। यूरेनियम यानी ये परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक यानी सब प्रमुख स्थल कौन सा है? वो है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है और यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रमुख तत्व है। 23 प्रश्न संख्या को देखेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? अगर सीमेंट उद्योग स्थापित करना हो तो कच्चा माल, सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा होना चाहिए? वो है चूना पत्थर। चूने पत्थर से हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। याद रखेंगे साथियों, अयस्क कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस में भी पूछे जाते हैं और सोशल साइंस में भी आप देख ही रहे हैं प्रश्न। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम को उत्पादित किया जाता है। 25 प्रश्न संख्या 25, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, यानी इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज एक तत्व है जिसको मिला करके इस्पात को कठोरता प्रदान की जाती है। तो अगर 1 टन इस्पात बनाना हो कितने मैग्नीज का उपयोग करेंगे, ऑप्शन यानी आंसर होगा आपका 10 केजी। 10 केजी मैग्नीज के उपयोग से 1 टन इस्पात बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य ऊर्जा कौन सा संसाधन है। साथियों, अगर आप समझते होंगे कि एक प्रश्न को रट लेने से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सभी प्रश्नों पे विस्तार से समझना होगा। सभी प्रश्नों को विस्तार से समझिए तब आगे बढ़िए। सूर्य ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो वह पुनः पूर्ति योग्य है। सूर्य ऊर्जा सन एनर्जी, इसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज हम कर सकते हैं, कई बार हम इसको यूज कर सकते हैं, पुनः पूर्ति योग्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 28, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, चलिए क्लियर। आइए 28 देखते हैं, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया तारापुर। हमने आपको तारापुर के बारे में अभी बताया। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। असम राज्य में, जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ यानी पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है असम। देश के बांधों को मंदिर किसने कहा। देश के बांधों को मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांध क्या हैं, भारत के मंदिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को, यहाँ थोड़ा छोड़िए, वनों को कितने वर्गों में यानी कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 वर्गों, यहाँ वालों को हो गया है मिस्टेक, यहाँ वनों को होना चाहिए। वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में वनों को बांटा गया है। किस दृष्टि से, संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 32, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। आप इस प्रश्न को डायरेक्ट समझेंगे, समुद्र के अंदर कितने किलोमीटर तक हमारी राष्ट्रीय संपदा होती है, यानी हमारे राष्ट्र की संपदा होती है, तो साथियों 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक हमारे देश की संपदा होती है। इसे अगर आप एनएम में देखते हैं तो 200 एनएम यानी 200 नॉटिकल माइल, समुद्री मील ये दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 33, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। कोयले की भांति अगर लौह अयस्क का भी एक बार खनन हो जाए, वहाँ से खुदाई करके उसको निकाल लिया जाए, तब उसके बाद हम वहाँ दोबारा लौह अयस्क को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से वो समाप्त हो जाएंगे, इनको दोबारा नया नहीं किया जा सकता है। 34 प्रश्न संख्या, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, वही राष्ट्रीय संपदा पाई जाती है। 200 एनएम तक पाई जाती है। 35 प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं, सांगपो किस नदी का उपनाम है। सांगपो, तो साथियों थोड़ा विस्तार से समझते हैं सांगपो क्या है। सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो साथियों सांगपो नदी निकलती है चीन से।
चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है सांगपो नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश इसका प्रथम राज्य पड़ता है, फिर असम, ऐसे करके भारत में प्रवेश करती है। तो चाइना के क्षेत्र में इसका नाम सांगपो है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये भारत से बाहर निकलती है यानी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। साथियों, 3 देशों में अलग अलग नामों से जानी जाने वाली नदी, सांगपो तिब्बत यानी चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र, और भारत से बाहर निकलकर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी का नाम जमुना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 36 प्रश्न संख्या देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु यानी इंडस नदी जल समझौता कब हुआ, इस पे देखते हैं, और किनके किनके बीच। साथियों, इंडस नदी जल समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में हुआ था। इसमें सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों को विभाजित किया गया था। 1960 में हुआ था। आप क्रम से याद करा देते हैं आपको कौन कौन सी नदियां थी। सिंधु नदी, जिसे हम इंडस भी कहते हैं, तो इसे हम आई से सूचित कर लेते हैं। फिर है JCR, VS। इसके 3 नदियों को एक साइड में रख लेंगे और 3 नदियों को एक साइड में। आई से आप इंडस याद रखेंगे, इंडस यानी सिंधु, जे से झेलम और सी से चेनाब। ये पाकिस्तान के अधिकार में, यानी इसका 80% पानी, इंडस, सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। वही रावी, व्यास और सतलुज के 80% पानी का यूज इंडिया करेगा। इसी समझौता को 1960 में सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में किया गया था। तो साथियों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत की, आप प्रायद्वीपीय भारत को समझ पा रहे होंगे। ये अगर ये वाला हम पार्ट देखें ना, भारत का नीचे वाला पार्ट, तो इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, याद रखेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के नियोजित विदोहन से। साथियों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, आप यहाँ सही कर लेंगे। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के नियोजित विदोहन से नहीं, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से होता है। क्योंकि वो अगर संसाधनों को विदोहन कर रहे हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो वो प्लानिंग करके नहीं करेंगे, विदाउट प्लानिंग में वर्क करेंगे। जितना हो सके उतना क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, वही उनकी योजना होगी, वही उनकी प्लानिंग होगी। तो याद रखेंगे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। वो प्लानिंग करके नहीं आएंगे, वो जितना निकाल सके उतना निकाल लेंगे, अनियोजित विदोहन। नेक्स्ट 39 प्रश्न संख्या को देखिए। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो साथियों, हमने आपको काली मृदा के बारे में विस्तार से अभी बताया है। काली मृदा उपयोगी है किस फसल के लिए? तो सबसे अधिक कपास के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ये हमारे देश का कुल क्षेत्रफल है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो साथियों अभी हमने आपको बताया था कि जलोढ़ मृदा को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर और खादर, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो ये आयु के आधार पे पुरानी और नई दो वर्गों में बांटा गया है। 42 प्रश्न संख्या देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु बांध यानी गांधी सेतु बनाया गया है, ये पटना शहर के निकट है। कहाँ है? पटना शहर के निकट है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? वो है आपका 96.6% भाग। कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। 1% में, याद रखेंगे, 1% में नदियों, नालों, तालाबों और भूमिगत जल में शामिल है। यानी भूमिगत जल नदी, नालों, तालाब इत्यादि को मिला करके 1% बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 44, किस राज्य में एक का सबसे अधिक विस्तार, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, एक का नहीं वन का विस्तार है, वन, यहाँ आप कर लेंगे वन का विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो साथियों सबसे अधिक वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इससे आप संबंधित प्रश्न याद रखेंगे। वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर वन यहाँ सबसे अधिक है तो आप बताएं कि टाइगर सबसे अधिक कहाँ होंगे? सिंपल सी बात है, इसी राज्य में होंगे। जहाँ वन अधिक होगा वहाँ टाइगर अधिक होंगे। तो मध्य प्रदेश में याद रखेंगे कि टाइगरों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है। एक और प्रश्न, वन्य अभयारण्य सबसे अधिक कहाँ है जहाँ जीवों को संरक्षित रखा जाता है? वन्य जीव अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 45 प्रश्न संख्या, 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो वो है आपका 26 यानी 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र क्या हो गया? कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। कब से कब तक? 1951 से लेकर 1980 तक के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वो था वेटलैंड कन्वेंशन। वेटलैंड कन्वेंशन यानी वेटलैंड जिसे हम कहते हैं नम भूमि, या इसे हम रामसर भूमि भी कहते हैं। रामसर भूमि ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए हम इसे रामसर भूमि भी कहते हैं। वेटलैंड यानी जो नम भूमि है उनको प्राकृतिक संसाधनों में एक अधिक महत्व दिया जाता है। वेटलैंड कन्वेंशन कहाँ कब हुआ था? ये 1968 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में फिलहाल वन का विस्तार कितने क्षेत्रों पर है? तो वो है 20.60% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। 48 प्रश्न संख्या 48 को देखिए, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, यानी मैंग्रोव के पेड़। साथियों मैंग्रोव के पेड़ को जानते हैं आप? मैंग्रोव के पेड़ वैसे पेड़ जो समुद्री लहरों को, पेड़ कहिए या वैसे झाड़ियाँ कहिए, जो झाड़ियाँ समुद्री लहरों को उसकी तीव्रता को कम करती है। समुद्री लहरों की तीव्रता को कम करती है कौन से पेड़ या कौन सी झाड़ियाँ? मैंग्रोव की झाड़ियाँ या मैंग्रोव के पेड़। इनका विस्तार सबसे अधिक सुंदरवन में हुआ है। सुंदरवन जानते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और एक सुंदरवन डेल्टा भी है। सुंदरवन डेल्टा, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। वहीं सुंदरवन में मैंग्रोव के पेड़ों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। 29 प्रश्न संख्या, टैक्सोल का उपयोग होता है
कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। लास्ट प्रश्न देखते हैं, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से था और चरक एक आयुर्वेद के बहुत ही महान ज्ञाता थे, एक आयुर्वेद थे और चरक ने लिखी है चरक संहिता। आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर सब, आयुर्वेद के लोग चरक संहिता पे विश्वास करते हैं और चरक संहिता से लोगों का इलाज करते हैं। तो चरक का संबंध था भारत से। तो साथियों, इस तरह से आपने सभी प्रश्नों को देखा। अभी ये फर्स्ट चैप्टर यानी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 को भी लाने हैं वाले हैं, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चनों को हम लोग शामिल करेंगे। और साथियों, विश्वास रखिए, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम से पहले हम सभी सब्जेक्टों को विस्तार से इसी प्रकार 1 बाय 1 करके लेकर आने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग संसाधन एवं उसके विकास, रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट के पार्ट 2 को लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद,